Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Achal, Shivansh, Vipin, Upendra, Rahul, Vivek, Golu, Simran, अंशिका, विपिन कुमार, रमन, सतीश, संकेत, पवन, राजू, श्याम, गौरी, प्रिया, आलोक, सुजीत, चौधरी, सिदक, अंकुर, प्रियंका, आलोक, दीपिका, वर्षा, निधि, पारुल, मयंक, विशाखा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल की इस क्लास में। तो भाई सबसे पहले हम लोगों ने, है ना, मतलब सबसे पहले क्या, हम लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं डाइस, और आज होने वाला है डाइस का संपूर्ण समापन। आज ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है जी। हाँ, ढेर सारे क्वेश्चंस हमने इस बैच इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए। सबसे पहले हमने डाइस में पढ़ा था वन फिगर क्वेश्चन, वन फिगर के बाद हमने पढ़ा था, है ना, वन फिगर के बाद हमने करा था टू फिगर क्वेश्चन, टू फिगर के बाद मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, फिर ओपन डाइस, ठीक है। यहां तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे के सारे ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं प्रीवियस कुछ क्लासेस में, ठीक है। हाँ, कल वाली क्लास हमने यहां से शुरू करी थी बेटा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमने बना दिए थे और हमने टोटल जो क्वेश्चन बना लिए हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनाए हैं हमने, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, ठीक है जी। बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन को डाइस की ट्रिक से सॉल्व मत करना बेटा, आप इस क्वेश्चन को अपने आईक्यू, है ना, कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करना। इस इस क्वेश्चन में कोई भी डाइस की ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। चलिए बेटा, जो पुराने बैचेस थे उनकी वैलिडिटी बड़ी है। यार तुम फिर आ गए यार, यही डेली का एक रोना रोते रहते हो। वैलिडिटी, कंप्यूटर क्लास, जीए की सब मिल तो गई तुम्हें, वैलिडिटी तुम्हारी बढ़ गई। कंप्यूटर बैच तुम्हें मिल गया, स्टैटिक जीके का बैच आपको मिल गया, हर चीज मिल गई है। फिर काहे की तकलीफ हो रही है? पीयूष सर से तुम रीजनिंग पढ़ रहे हो और दुनिया में इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए तुम्हें, है? क्यों भाई? अब भगवान बिल्कुल ही साक्षात नीचे उतर के आ जाएं और तुमसे कहे बता बस क्या मांगना चाहते हो, मांग, है? अब सीधा सीधा तुम भगवान से ही डायरेक्ट वन टू वन वरदान मांगना चाहते हो क्या, है? तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी जीवन की। क्यों भाई? है? हर चीज तुम्हें दे दी करियर विल ने। क्यों भाई? 599 में बैच तुम्हारे लिए ला दिया, वैलिडिटी तुम्हारी बढ़ा दी, है? कंप्यूटर का बैच फ्री दे दिया, स्टैटिक जीके का बैच तुम्हें फ्री दे दिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? कौन सी दुनिया की वो खुशी चाहिए? अब तुम चाहते हो सीधा भगवान पृथ्वी पे उतर आए और हमारी भगवान से वन टू वन मुलाकात हो और हम भगवान से वरदान मांग ले, हैं? सीधा वरदान भगवान से मांगना चाहते हो तुम डायरेक्ट। क्यों भाई? अब बस एक छोटा सा काम रह गया, सरकारी नौकरी लगने का, वो आप कर दो, है? थोड़ी सी मेहनत करके, क्या दिक्कत है? साइड में ही है, क्यों परेशान हो रहे हो? देख लो क्वेश्चन, आराम से देख लो। हम्म, जो पुराने बैचेस थे उनकी वैलिडिटी है, जो आपके पास पुराने बैचेस थे उन सबकी वैलिडिटी बड़ी है। हर बैच की वैलिडिटी बेटा 31 मार्च 2024 हो गई है, हर बैच की वैलिडिटी, चाहे वो कभी भी खत्म हो रहा हो, हर बैच की वैलिडिटी हमने कर दी 31 मार्च 2024। और क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ, है? जिसका बैच खत्म हो रहा था 2023 में, किसी भी महीने में खत्म हो रहा था, ठीक है, चाहे वो जनवरी में खत्म हो रहा हो, चाहे वो फरवरी में खत्म हो रहा हो, सॉरी, चाहे वो मार्च में खत्म हो रहा हो, अप्रैल में खत्म हो रहा हो, मई में खत्म हो रहा हो, हर बैच की वैलिडिटी बढ़ा दी। इस बैच की वैलिडिटी क्यों बढ़ेगी? ये तो नया बैच था भाई, पुराने जितने बैचेस थे इसकी वैलिडिटी तो खुद ही 31 मार्च 2024 है। कंप्यूटर की क्लासेस सभी नहीं चल रही हैं, कुछ वीडियो चल रही हैं। मतलब अब तुम्हारे लिए फिर मैं अब हर क्लास को चेक करके देखूं मैं। चलो ये भी कर देता हूं, आप हुक्म करते जाओ,
मैं सारे काम कर दूंगा, आप हुक्म करो और आपका हुक्म सर आंखों पर। फ्री कंटेंट में जब हम जाएंगे तो कंप्यूटर स्ट्रेटेजी के और द हिंदू एडिटोरियल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे स्टडी जीके की टोटल 58 क्लासेस पड़ी हुई हैं। कंप्यूटर की टोटल 20 क्लासेस है बेटा। कितनी क्लासेस है? 20 क्लासेस है। और अच्छा, अरे यार ये धोखा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा तुम्हारे साथ? रुको इनकी, अभी रुक जाओ, मैं देखता हूँ इनको। बाई नाउ का ऑप्शन कैसे दिखाने लगा ये, एक सेकेंड। सही कह रहे हो बेटा, कुछ वीडियो बाई नाउ का ऑप्शन आने लगा कंप्यूटर की वीडियो में। हाँ जी, चलो मेरी बात हो गई है टेक्निकल सपोर्ट से, टेक्निकल टीम से। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बेटा घर के लिए दिया था करने को तुम्हें, एक ही तो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए तुम्हें, है? हाँ जी, तो टेक्निकल सपोर्ट से हमारी बात होगी, अब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। ये पहली बात तो डाइस का क्वेश्चन नहीं है। आप इस क्वेश्चन में 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक या नो कॉमन ट्रिक को अप्लाई ना करें, बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जो जो मैं पूछता जाऊं सिर्फ वो बताते जाना। बेटा ये कौन सा कलर है? सर ये ब्लू कलर है। अच्छा ये बताओ ब्लू कलर की नजदीकी सरफेस कौन सी है? सर ब्लू कलर की नजदीकी सरफेस ग्रीन कलर है। ब्लू कलर की नजदीकी सरफेस ग्रीन कलर है। अच्छा ब्लू कलर तो ये भी है। अब ये बताओ यहां पे ग्रीन कलर कहां होगा? ये जो ब्लू कलर की नजदीकी सरफेस है, इस सरफेस पे कौन सा कलर होगा ये बता दो। सर ब्लू के नजदीक ग्रीन कलर को आना जरूरी है, और ये ब्लू सरफेस है इसके नजदीक ग्रीन कलर को आना जरूरी है। ये तो ग्रीन है नहीं, ये तो येलो है। तो जो ग्रीन कलर है बेसिकली वो ये वाली सरफेस है। आप इस बात को अच्छे से समझे। ब्लू के नजदीक ग्रीन कलर है, तो जो ग्रीन कलर है वो ब्लू के नजदीक ये वाली सरफेस है ग्रीन कलर। बोलो है कि नहीं है ग्रीन कलर? है है ना ग्रीन कलर? हाँ सर, बिल्कुल है ग्रीन कलर। अच्छा ग्रीन कलर के नजदीक ये वॉयलेट कलर है, ग्रीन कलर के नजदीक ये वॉयलेट कलर है। तो भाई साहब ग्रीन के नजदीक ये हो गया हमारा वॉयलेट कलर, ये हो गया हमारा वॉयलेट कलर। ग्रीन के नजदीक ये हो गया हमारा वॉयलेट कलर। ठीक है, अब आप ये बताओ ब्लू के नजदीक ग्रीन, ग्रीन के नजदीक वॉलेट, ब्लू के नजदीक ग्रीन, ग्रीन के नजदीक वॉलेट। अब ये जो सरफेस बची, इस सरफेस पे कौन सा कलर होगा? सर इस सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर होगा। कौन सा कलर होगा? जो रेड कलर बचा हुआ है। ध्यान से देख लो। ठीक है, आप ये पता लगाओ कि ये ग्रीन कलर आया कहां से इस सरफेस पे। वो ग्रीन कलर यहां पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए।
चलिए, अब समझ आ गया बेटा क्वेश्चन आप लोगों को ये? अब तो कोई तकलीफ नहीं है, अब तो प्यार से समझ लिया, अब तो इतना टाइम मिल गया आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए। एकदम घबरा जाते हो, ऐसे बैठे हो मतलब जैसे अरे अरे सर ये क्या करा दिया, हम तो लेट हो गए थे 5 मिनट, सर प्लीज प्लीज रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा सर। ऐसे पागल हो जाते हो, पता नहीं क्या हुआ, पेशेंस ही नहीं रखते हो थोड़ा सा। मतलब चौथी क्लास का बच्चा भी बना देगा इस क्वेश्चन को। अगर उससे पूछे कि ग्रीन कलर खोज के बताओ इस सिलेंडर में ग्रीन कलर कहाँ है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के चारों तरफ ही कलर है, जो चारों तरफ इसकी 6 सतह हैं उन पे कलर है। और ये ब्लू जो सरफेस है, ये जो ब्लू सरफेस है, ये जो ब्लू रंग की सरफेस है, इसके नजदीक ये ग्रीन कलर की सरफेस है, ठीक है। और ये भी हमारी ब्लू कलर की सरफेस है, ये भी हमारी ब्लू कलर की सरफेस है। तो भाई साहब यहां पे ग्रीन कलर की सरफेस कहां गई, क्योंकि ये तो ब्लू के नजदीक येलो हो गई, ये तो ब्लू के नजदीक येलो हो गई। तो यहां पे ग्रीन कलर की सरफेस होना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि ब्लू के साथ ग्रीन है, तो ब्लू के साथ ग्रीन का दिखना जरूरी है कि नहीं है सर, क्योंकि ये तो येलो है, तो डेफिनेटली यही तो ग्रीन सरफेस होगी जो ब्लू के इस साइड है, इस साइड जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। और ग्रीन के नजदीक वॉलेट है, तो ये वाली सरफेस वॉलेट कलर होगी। और बची कौन सी कलर, रेड कलर बचा। तो अब आपसे पूछा है कि अगर ये रेड कलर है तो रेड के आसपास की कौन कौन सी सरफेस है, सर रेड के आसपास की वॉलेट एंड ऑरेंज। रेड के आसपास कौन कौन सी सरफेस है, वॉलेट एंड ऑरेंज। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों में से कोई एक सही है, तीनों में से कोई 2 सही है, या तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बताओ। हाँ जी, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। आप हर स्टेटमेंट को इंडिविजुअल पढ़ो, है ना। आप तीनों में से, है ना, तीनों स्टेटमेंट हैं आपके सामने, तीनों में से हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पढ़ो, है ना, हर स्टेटमेंट को पढ़ो जल्दी से। पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि वो सही है कि नहीं है, फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो वो सही है कि नहीं है, फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो वो सही है कि नहीं है। इंडिविजुअल हर स्टेटमेंट को पढ़ो जल्दी से। सबसे पहला आंसर दिया है सुरेंद्र ने, कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेंद्र, आपको मिलेगा 21,000 रुपए का उधार इनाम। सेकेंड पोजीशन पर है मोनिका, वेरी गुड, 11,000 रुपए के उधार इनाम के साथ। थर्ड पोजीशन पर है दीपिका, शाबाश। फोर्थ पोजीशन पर है मयंक, वेरी गुड। फिफ्थ पोजीशन पर है शिवांगी, वेरी गुड। फिफ्थ पोजीशन पर है राहुल, वेरी गुड। सिक्स पोजीशन पर है सत्यम, शाबाश। फिर है सोनिया, वेरी गुड सोनिया, बहुत बढ़िया। फिर है उजाला, उजाला वेरी गुड। उजाले के बाद अजय, प्रियांशु, शाबाश। विशाल, दीपक, बहुत बढ़िया। रोहित, शाबाश। कुचिकू, कुचिकू भी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। चलिए अब आप हर इंडिविजुअल स्टेटमेंट को पढ़ो। पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। यह ज्ञात करने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कि 6 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है। यह ज्ञात करने के लिए कि 6 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृतियां 2 अथवा 3 पर्याप्त हैं। ये बताओ 6 से अपोजिट क्या है, क्या 2 और 3 की मदद से मैं बता सकता हूं 6 के विपरीत क्या है। सर अगर हम 2 और 3 की मदद लेते हैं तो 2 और 3 में कौन सी ट्रिक लगेगी, वन कॉमन ट्रिक लगेगी। और जब हम 2 और 3 में वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो हम हर सरफेस के अपोजिट सरफेस बता सकते हैं। आप पूछ रहे हो 6 के विपरीत क्या है, सर मैं 2 और 3 की हेल्प से ये भी बता सकता हूं 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि सेकंड और थर्ड फिगर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड और थर्ड फिगर में वन कॉमन ट्रिक अप्लाई होगी, और वन कॉमन ट्रिक जब लगती है तो सारे आंसर आ जाते हैं निकल कर हमारे, है ना। चलिए यह ज्ञात करने के लिए 4 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, फिगर सेकंड और थर्ड पर्याप्त है। बेटा सेकंड और थर्ड फिगर से हम हर फिगर के अपोजिट बता सकते हैं। सेकंड और थर्ड फिगर से हम हर नंबर के अपोजिट बता सकते हैं कि किस नंबर के अपोजिट क्या है। सेकंड और थर्ड फिगर में क्योंकि वन कॉमन ट्रिक है, और वन कॉमन ट्रिक से सारे अपोजिट नंबर आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, यह ज्ञात करने के लिए 3 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति पहली व चौथी पर्याप्त है।
अच्छा ये बताओ, आकृति पहली व चौथी पर्याप्त है, यह पता करने के लिए कि 3 के विपरीत क्या है। क्या पहली और चौथी से आप 3 के विपरीत पता कर सकते हो? ये बताओ पहली और चौथी में आप कौन सी ट्रिक लगाओगे? सर पहली और चौथी में हम 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। पहली और चौथी में हम 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 2 6 2 6 आपस में कट गया, 2 6 2 6 आपस में कट गया, तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। यानी कि पहली और चौथी पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि 3 के विपरीत क्या है। तो यहां पर तीनों ही कथन सत्य हैं, किसी भी कथन में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे एकदम परफेक्ट हैं, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या काम में आएंगे? ये क्वेश्चन इस काम में आएंगे, तुम्हें इंस्पेक्टर बना देंगे, तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे, ये काम में आएंगे क्वेश्चन है। चलिए साहब, आज बेटा डाइस का लास्ट सेशन है, आज डाइस खत्म हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यूजुअल डाइस, यूजुअल डाइस का मतलब है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। यूजुअल डाइस का मतलब है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई। बेटा तुम पढ़ लो, इन चक्करों में पढ़ोगे ना तुम शादी लायक बचोगे ही नहीं। अभी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हुई है, फिर दुनिया की कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, तुम इन्हीं हरकतों में लगे रहे तो कुछ कर नहीं पाए जीवन में। तो हाँ, एक नंबर का गधा नहीं तो। अरे गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, बॉयफ्रेंड की शादी हो गई, पागल हो गए एक नंबर के। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। अब तुम कैसे दे रहे हो इतनी जल्दी जल्दी आंसर? जैसे ही मैंने एक बार नाम लेना शुरू कर दिया तो टॉप 20 का है। देखो, 4 मानक पासे जमीन पर फेंके जाते हैं, 4 पासे हमने जमीन पर फेंके और ये चारों के चारों मानक पासे हैं, चारों के चारों स्टैंडर्डाइज है। पहला पासा हमने जमीन पे फेंका, दूसरा पासा हमने जमीन पे फेंका, तीसरा पासा हमने जमीन पे फेंका और चौथा पासा भी हमने जमीन पर फेंका। जब ये 4 पासे जमीन पर फेंके गए, ठीक है, जब ये 4 पासे, ये पहला पासा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जब ये जमीन पर 4 पासे फेंके जाते हैं तो इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों पर संख्या क्रमशः 4 3 1 5 है। तो बेटा इन डाइस में जो टॉप सरफेस पे नंबर है वो क्रमशः 4 3 1 5 है। और ये टोटल सम कितना है? ये टोटल सम है बेटा 13। आप इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ो, 13 आएगा। 4 और 3 7 और 1 8 और 5 13। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्या का योग कितना है। अच्छा ये बताओ, इस पासे में सबसे ऊपर अगर 4 है तो सबसे नीचे क्या होगा? सर 4 के विपरीत होगा 3। सर इस पासे में सबसे ऊपर 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? सर 3 के विपरीत होगा 4। इस पासे में सबसे ऊपर 1 है तो 1 के विपरीत क्या होगा? सर 1 के विपरीत होगा 6। इस पासे में सबसे ऊपर 5 है तो 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत होगा 2। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है ना। तो जमीन को छूने वाली सतहों का कुल योग कितना होगा हमारा? 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे जरा ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, ये दोनों अपोजिट सरफेस का सम कितना है? 7। ये दोनों अपोजिट सरफेस का सम कितना है? 7 है ना। तो 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28, यानी कि चारों पासाओं की हर दो विपरीत सतहों का सम अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो वो टोटल 28 है। भाई 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28। अब 28 में से 13 दिया हुआ है ऊपरी सतहों का योग। तो बेटा 28 में से अगर मैं ये 13 घटा दूं ऊपरी सतहों का योग, तो 28 माइनस का 13 15। 15 क्या आ जाएगा? निचली सतहों का योग। 15 क्या आ जाएगा? निचली सतहों का योग। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, 28 माइनस का 13 यानी कि 15 इज द राइट आंसर, है ना। हमें इंडिविजुअल फिगर बनाने की जरूरत नहीं है।
हमें इंडिविजुअल फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ। हाँ फटाफट से ध्यान से पढ़ना और समझना और देखना कि यहां पर जो स्टेटमेंट है ना, यहां पर जो स्टेटमेंट है इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो 100% ट्रू हैं, ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं जो 100% फॉल्स है, और ऐसे कितने स्टेटमेंट हैं जिनके सही होने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, लेकिन जरूरी नहीं है वो कंफर्म सही होंगे। अब आप ये चेक करो इनमें से कितने स्टेटमेंट 100% ट्रू हैं, कितने। हाँ चलिए कि बताओ फटाफट से। अच्छा एक चीज और बेटा, डाइस में एक होती है अपोजिट सरफेस, और उस अपोजिट सरफेस को छोड़कर बेटा कितनी सरफेस बच जाती हैं, 4 सरफेस बच जाती हैं। तो वो चारों होती हैं उसकी एडजेसेंट सरफेस, एक होगी अपोजिट और 4 होंगी एडजेसेंट। समझ लो, एक होती है विपरीत सतह है, और विपरीत को छोड़ दें तो जो 4 बच गई वो होंगे उसके निकटवर्ती सतह। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं समझाया करूं ना तो मुझे सुना करो, उस समय अपना दिमाग मत चलाया करो, है ना। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6, बेटा एक के निकट क्या है, 2, 4 और 6। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, देन योर आंसर विल बी, एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। सर अगर एक के नजदीक 2, 4 और 6 हैं तो एक के निकट कभी, एक के निकट अगर 2, 4 और 6 है तो एक के विपरीत कभी 2, 4 और 6 नहीं जा सकते। तो बेटा एक के विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बताओ एक के विपरीत क्या है। सर एक के विपरीत कभी भी 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक के निकट है, जो निकट है वो अपोजिट नहीं होंगे। एक के विपरीत खुद एक कभी नहीं होगा, तो या तो एक के विपरीत 3 होगा या फिर एक के विपरीत 5 होगा। 3 और 5 में से कोई एक ऐसा नंबर है जो 1 के अपोजिट है। समझ रहे हो, हमें कंफर्म नहीं है कि एक के विपरीत 3 है, एक के विपरीत 5 भी हो सकता है, एक के विपरीत 3 भी हो सकता है, लेकिन है इन दोनों में से कोई एक। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 इज अपोजिट टू 6, बेटा 2 6 के विपरीत है। यहां पर दिया हुआ है एक के निकट क्या है, एक के निकट है 2, 4 और 6, एक के निकट क्या है 2, 4 और 6। अब हमें बोला जा रहा है कि भैया 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ये सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2, 6 अपोजिट भी हो सकते हैं, 2, 6 इमीडिएट नेबर भी हो सकते हैं। अच्छा 1 इज एडजेसेंट टू 3, बेटा एक 3 के निकट है, ये भी एक संभावना है। पूछो क्यों, क्योंकि अगर एक 3 के विपरीत हो गया तो फिर एक 3 के निकट नहीं आ पाएगा। हाँ लेकिन अगर एक 5 के विपरीत है तो एक 3 के निकट हो जाएगा। तो एक 3 के निकट होने की सिर्फ संभावना है, बट डेफिनेट आंसर नहीं है। अच्छा 3 5 के विपरीत है, एक बात बताओ, क्या कभी खुद 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं। सर कभी भी 3 और 5 खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि उनमें से किसी एक को एक के विपरीत जाना है। तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ये बात एकदम 100% फॉल्स है, ये बात 100% फॉल्स है। ठीक है, हाँ जी, जैसे ये संभावना थी ये बिल्कुल गलत है ना, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। अच्छा 3 और 5 एक दूसरे के निकट है, देखो अगर ये एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते तो 100% ये एक दूसरे के निकट होंगे। तो जो सी ऑप्शन है वो 100% ट्रू है। सी एक ऐसा ऑप्शन था जो एकदम 100% ट्रू है, बाकी के पहले दोनों संभावना है, ये 100% फॉल्स है और ये 100% ट्रू है। तो हमें 100% ट्रू बताना था, जो कि ऑप्शन सी है, क्योंकि 3 और 5 कभी खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, तो ये हमेशा एक दूसरे के निकट ही होंगे। जो डाइस में अपोजिट नहीं होते हैं वही एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, डाइस में एक होती है अपोजिट सरफेस, बाकी के 4 होते हैं उसके एडजेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी,
पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा जैसे कि ये डाइस था, हमें ये पता चला था कि ये जो एक है, एक इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत या तो 3 होगा, है ना, या फिर दूसरी संभावना क्या बनेगी, या फिर दूसरी संभावना ये बनेगी सर, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 5 होगा। दो संभावनाएं थी हमारी, पहली संभावना ये, दूसरी संभावना ये थी, है ना, यही तो थी पिछले क्वेश्चन में। एक के विपरीत 3 या 5 में से कोई एक है, तो या तो एक के विपरीत 3 है या एक के विपरीत 5 है। बेटा अगर पहली संभावना में एक के विपरीत 3 है तो डेफिनेटली 5 5 जो है वो 3 के साथ होगा किसी भी सूरत पे, क्योंकि 5 को आप बीच में कहीं भी डालोगे वो 3 के नजदीक ही पहुंचेगा। और दूसरी सिचुएशन में बेटा 3 को आप कहीं भी बीच में डालोगे वो डेफिनेटली 5 के नजदीक ही पहुंचेगा। तो हर कीमत पे 3 और 5 एक दूसरे के निकट ही रहेंगे, ये कभी खुद एक दूसरे के विपरीत नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के निकट रहेंगे, वो विपरीत कभी नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये दो संभावनाएं बननी थी। ठीक, क्योंकि वहां पर हमें अपोजिट सरफेस के बारे में ही पता था, किसी और के बारे में नहीं पता था। चलो, if 1 is opposite to 5, 2 is opposite to 3, then which of the following statement is necessarily true? यदि एक 5 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो कौन सा कथन हमारा सत्य है, ये बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यदि एक के विपरीत क्या है, यदि एक के विपरीत क्या है, 5, बहुत बढ़िया, एक के विपरीत 5 है। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 3, बहुत बढ़िया, 2 के विपरीत 3 है। अच्छा बचे क्या सर, 4 और 6, तो 4 के विपरीत क्या है, 6, 6 के विपरीत क्या है, 4। ये हमें पता चल गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब पहला स्टेटमेंट है 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6, 4 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात 100% ट्रू है, लेकिन 4 इज एडजेसेंट टू 6 ये बात बिल्कुल गलत है। भैया 4 3 के तो निकट है लेकिन 6 के निकट नहीं है। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, बेटा 2 इज एडजेसेंट टू 4 बिल्कुल सही है, 2 4 के निकट है, और जो 2 है बेटा वो 6 के भी निकट है, 2 4 और 6 दोनों के निकट होगा। 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, 4 इज एडजेसेंट टू 5, 4 इज एडजेसेंट टू 6, बेटा 4 जो है वो 5 के तो निकट है, लेकिन 4 जो है वो 6 के निकट नहीं हो सकता। भाई 4 जो है 6 को छोड़कर सबके निकट है ना। 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 4, 6 3 के तो एडजेसेंट है, लेकिन 6 कभी भी 4 के एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेटमेंट था जो पूरा का पूरा सत्य है, बाकी सारे कथन आधे सही और आधे गलत है ना। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सारे कथन आधे सही और आधे गलत थे। सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जो पूरा सही था। देखो, दो के विपरीत 3 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के निकट क्या है, तो डाइस में अपोजिट सरफेस को छोड़ दें, 2 के निकट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा। 2 के विपरीत क्या है, 3, तो अपोजिट सरफेस को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सरफेस होती है सब इसके निकट होंगी। तो बेटा 2 के विपरीत 3 है, तो 3 को छोड़कर ये सारे जो नंबर बच गए ये सभी इसके निकट हैं 2 के। तो 2 के निकट 1 भी है, 2 के निकट 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 3 को छोड़कर सभी नंबर 2 के निकट हैं, सीधी सी बात है, और क्या है इसमें, है भाई। इतनी सी बात को अगर आप बोलते हो सर प्लीज रिपीट, तो बेटा बहुत दुख होता है। मतलब इतने अच्छे से समझा रहे हैं, या तो जब मैं समझाता हूं तब आपका दिमाग कहीं और होता है, आपके कोई घर में आ जाता है, आप टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हो, आप वॉशरूम चले जाते हो, क्योंकि ऑनलाइन है, मोबाइल हाथ में, तुम्हारी वो कंसंट्रेशन होती नहीं है, बाहर सड़क पे क्या हो रहा है वही देखने चले गए। तो ये हरकतें करना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में रिपीट करने जैसा कुछ है नहीं, अगर पहली बार हम ढंग से समझ रहे हैं तो। समझ रहे हो, हाँ जी, और वो भी तब जब हम पूरा डाइस का चैप्टर पढ़ चुके हैं। मतलब डाइस पिछले 5 दिन से हम पढ़ रहे हैं, 6 दिन से डाइस की हर चीज हमें पता चल गई। और अगर इस क्वेश्चन पे आप कहो कि सर प्लीज रिपीट, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो बेटा आपके अंदर गड़बड़ है कुछ, या मेरे अंदर गड़बड़ है, या हम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। अब देखो एक चीज तो है, मेरे अंदर तो कोई गड़बड़ है नहीं, और हम दोनों के बीच में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट नेटवर्क है। तो जो गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से हो रही है। तो कृपया उस पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन बनाएं, जब क्वेश्चन को समझाया जाए तो उसको ध्यान से सुने,
ध्यान से समझें। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं एक बार समझा के निकल गया, ओहो फिर कैसे रिपीट करना है। आपके पास ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाती है, आप इस क्लास को दोबारा भी देख कर रिपीट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, एक बार पढ़ा दिया निकल गया फिर अब दोबारा कैसे समझेंगे। आप इसको बाद में सुन सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो वो पेशेंस रखा करो थोड़ा सा। कई हजारों बच्चे है ना क्लास देखते हैं, उनका टाइम वेस्ट मत किया करो। चार छह के समीप हो सकता है बेटा, चार छह के समीप कैसे हो जाएगा? जो चीज एक दूसरे की विपरीत है वो कभी समीप नहीं हो सकती। चार के समीप छह को छोड़कर, चार के समीप क्या है, छह को छोड़कर सभी नंबर चार के समीप होंगे। डाइस में अपोजिट सरफेस को छोड़कर सब उसके समीप होते हैं। इफ वन इज एडिशन टू टू थ्री एंड फाइव, अब आप मुझे बताओ यदि एक दो तीन और पांच के निकट है तो एक के विपरीत कौन सी सरफेस है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक के समीप क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि एक के समीप दो भी हो सकता है, सॉरी दो भी है, तीन भी और पांच भी है। एक के समीप दो तीन पांच है, तो मुझे बताओ एक के विपरीत क्या है? अगर एक के समीप दो तीन पांच है तो एक के विपरीत क्या है? सर दो तीन पांच को अगर मैं छोड़ दूं तो जो संख्याएं बच जाती हैं उन संख्याओं के आने की संभावना है एक के विपरीत। एक के विपरीत चार भी हो सकता है, एक के विपरीत छह भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, एक के विपरीत चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो फोर इज एडजेसेंट टू सिक्स, बेटा चार छह के एडजेसेंट है, ये बात 100% ट्रू है कि चार और छह एक दूसरे के समीप होंगे। ये 100% ट्रू है कि चार और छह एक दूसरे के समीप होंगे। क्यों होंगे समीप? क्योंकि वो खुद एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें से किसी एक का विपरीत होना तय है। किसके अपोजिट? वन के अपोजिट, ठीक है। अच्छा टू इज एडजेसेंट टू फाइव, क्या दो पांच के समीप है? सर दो और पांच एक दूसरे के समीप भी हो सकते हैं, दो और पांच एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। वन इज एडजेसेंट टू सिक्स, बेटा वन इज एडजेसेंट टू सिक्स, ये भी एक संभावना है, क्योंकि वन सिक्स के अपोजिट भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है वन सिक्स एक दूसरे के समीप हो, तो ये भी एक संभावना है। वन इज एडजेसेंट टू फोर, बेटा वन फोर के समीप है, ये भी एक संभावना है। क्यों? क्योंकि वन चार के विपरीत भी हो सकता है, वन फोर के अपोजिट भी जा सकता है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी संभावनाएं हो सकती हैं। आपका कंफ्यूजन पता है कहां हो जाता है? जो पॉसिबिलिटी है ना आप उसको भी सही मान लेते हो। मैंने कब कहा कि ये बात सही नहीं हो सकती? बेटा सही हो सकती है लेकिन सही नहीं है। मतलब सही सिर्फ वही है जो बात 100% ट्रू है। ये बात 100% ट्रू नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है। और आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है, आप संभावना को भी सही मान लेते हो और कहते हो सर ये भी तो सही है स्टेटमेंट। बाबू ये सही नहीं है, ये संभावना में चला गया, ये पॉसिबिलिटी में चला गया, ये डेफिनेट केस नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है। जैसे मैंने एक डाइस बनाया और मैं आपसे पूछूं इस डाइस में एक के विपरीत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक के विपरीत कौन सी सतह है, एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत क्या है इस पासे में? इस पासे में एक से लेकर छह तक की संख्याएं अंकित हैं, एक दो तीन चार पांच छह। इस पासे में एक से लेकर छह तक की संख्याएं अंकित हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं एक के विपरीत क्या है। तो सर एक के विपरीत चार है। अगर कहीं लिखा हुआ है एक के विपरीत चार है, तो ये जो सेंटेंस है ना बेटा, एक के विपरीत चार है, ये सिर्फ एक संभावना है। एक के विपरीत चार हो सकता है, लेकिन एक के विपरीत पांच भी हो सकता है, एक के विपरीत छह भी हो सकता है। तो अगर ये कहीं सेंटेंस लिखा है तो दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट नहीं है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। समझे? तो पॉसिबिलिटी और डेफिनेट में फर्क पहचानना सीखो, ठीक। चलिए, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 15 की कॉपी था। जो क्वेश्चन नंबर 15 था ना, 15, ये उसी की कॉपी था क्वेश्चन नंबर 17। 15 और 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चाहो तो देख लो आप। इन दोनों क्वेश्चन में जरा सा भी फर्क नहीं है, 15 और 17 में। फर्क सिर्फ है आपकी सोच का, आपकी समझ का, ठीक है। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को।
इस चैप्टर में टफ से टफ क्या सवाल हो सकता है? इसमें कोई सवाल नहीं हो सकता। पीयूष सर से पढ़कर किसी चैप्टर में कोई टफ से टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चन घुटने टेक देते हैं, है ना, जो पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ लेता है उसके सामने। फिर हमें टफ कुछ लगता ही नहीं है, सब हलवा लगने लगता है। हम तरस जाते हैं टफ क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन वो हमें कहीं मिल नहीं पाते। एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे के समीप होना, निकट होना। डाइस में जो अपोजिट नहीं होते हैं वही एडजेसेंट होते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ, डाइस की आज आखिरी क्लास है। If one is opposite to 2 and adjacent to 3 and 4, then which of the following statement is necessarily true? आप पहले इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझो। आप इसको प्रैक्टिकली फील करो कि एक ऐसा पासा है जिसमें एक के विपरीत क्या है? 3 है। ये एक ऐसा पासा है जिसमें एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 3 है। ये एक ऐसा पासा है जिसमें एक के विपरीत क्या है? एक के विपरीत 3 है ना? 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट, सॉरी, एक के विपरीत 2 है ना? 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 2 है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर इस पासे में 1 के अपोजिट 2 है तो एक के समीप कौन कौन सी सरफेस है? एक के समीप एडजेसेंट टू 1 क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं एडजेसेंट टू 1? सर इन्होंने बोला है एक के समीप 3 और 4 है। बेटा इन्होंने तुम्हें आधी बात बताई है, ये अगर ना भी लिखा होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। इस सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछो क्यों? हमें इस सेंटेंस से इसीलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अगर एक के विपरीत 2 है तो 2 को छोड़कर सारे नंबर एक के समीप होंगे। एक के समीप 3 भी होगा, एक के समीप 4 भी होगा, एक के समीप 5 भी होगा, एक के समीप 6 भी होगा। भाई 2 को छोड़कर सभी एक के एडजेसेंट होंगे, है ना? तो ये चीज जो लिखी है ना, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 2 के समीप क्या है? एडजेसेंट टू 2, एडजेसेंट टू 2, 2 के समीप क्या है? तो सर 2 के समीप क्या होगा? इस एक को छोड़ दो, एक को छोड़कर जितने भी नंबर बच गए सभी 2 के समीप हैं। एक को छोड़कर 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। यानी कि ये जो 3 4 5 आ जाए ये सारे नंबर एक के भी समीप है, यही सारे नंबर 2 के समीप है। कैसे? अगर मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो एक पासा है मेरा जिसमें यहाँ पे 1 है, तो बेटा एक के पीछे क्या है? एक के पीछे 2 है। एक के पीछे क्या आ गया? एक के पीछे 2 आ गया। तो बाबू जो 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है वो बीच में है नंबर। 3 4 5 6 बीच में है, तो जो बीच के नंबर्स हैं 3 4 5 6, जो बीच की चारों सतह हैं वो चारों सतह 1 से भी टच हो रही हैं और वही चारों सतह 2 से भी टच हो रही हैं। तो 1 और 2 से सेम सरफेस टच हो रही है। जितनी सरफेस 1 से टच हो रही है, मतलब जो सरफेस 1 से टच हो रही है वही सरफेस 2 से भी टच हो रही है। तो 3 4 5 6 बीच में है, लेकिन कौन कहां पर है ये डिसाइड नहीं कर सकते। 3 के विपरीत, जैसे मान लो कि अगर ये 3 है तो बेटा 4 जो नंबर है इसके समीप भी हो सकता है, इसके विपरीत में नीचे भी जा सकता है, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितने स्टेटमेंट। 2 इज एडजेसेंट टू 6, क्या 2 इज एडजेसेंट टू 6? सर ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि 2 6 के एडजेसेंट है, एकदम 100% ट्रू है। 3 इज एडजेसेंट टू 4, हाँ 3 और 4 एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, ये सिर्फ एक संभावना है। 4 इज एडजेसेंट टू 6, सर 4 और 6 एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। 3 इज एडजेसेंट टू 5, सर अगेन 3 और 5 एक दूसरे के निकट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी पॉसिबिलिटी थी। ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सभी क्या थी? पॉसिबिलिटीज। बट डेफिनेट आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए है, क्योंकि 2 हमेशा 6 के समीप रहेगा। आप बेटा 6 को कहीं भी रख दो, 2 हमेशा 6 के समीप रहेगा, 2 हमेशा 6 के साथ रहेगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। इफ 2 इज अपोजिट टू 3, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया 2 के विपरीत 3 है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 2 इज अपोजिट टू 3, यदि 2 के विपरीत 3 है, यदि 2 के विपरीत 3 है ना? हाँ जी। अदर बच्चों की कमेंट क्यों नहीं देखती है? अबे मैं देखती नहीं हूं, देखता हूं। ओए ओए हेलो।
ये तो है। हम्म। एक लिमिट से ज्यादा बच्चे हों बैच में तो ऐसे ही कमेंट आने की उम्मीद होती है। चलिए, ये सिर्फ और सिर्फ 599 का कमाल है। बेटा अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही गलत समझ लिया। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को गलत मत समझो। एक बाबू ने यह समझा है कि यदि एक दो के निकट है और तीन और चार के निकट है। बेटा इस क्वेश्चन की ढंग से पढ़ो, ढंग से। क्वेश्चन में यह नहीं लिखा कि तीन चार के निकट है। बेटा क्वेश्चन में लिखा है यदि एक दो के विपरीत है, और वर्ड किसके लिए है यहां पे? एक के लिए। और एक, और मतलब एक, एक जो है वो तीन और चार के निकट है। इफ वन इज अपोजिट टू टू, एंड वर्ड किसके लिए है? ए वन के लिए, वन के लिए। इफ वन इज अपोजिट टू टू एंड वन इज एडिसेंट टू थ्री एंड फोर। बेटा एक निकट है तीन और चार के, तीन और चार आपस में एक दूसरे के निकट नहीं है ना? ये मत समझो कि तीन और चार एक दूसरे के निकट है, तीन और चार एक दूसरे के निकट नहीं है। बेटा एक निकट है तीन और चार के, ये लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ जी। सेम यही क्वेश्चन यहां पर है, यदि दो तीन के विपरीत है और चार और छह के निकट है। तो बेटा ये जो चार और छह के निकट है, ये चार और छह खुद एक दूसरे के निकट नहीं है। ये चार और छह किसके निकट है? दो के निकट है। भैया दो ही तीन के विपरीत है और दो ही चार और छह के निकट है। ये है क्वेश्चन, समझे? हाँ जी जी। If 2 is opposite to 3, if 2 is opposite to 3 and adjacent to 4 and 6, भैया यदि दो तीन के विपरीत है तो ये बताओ दो के निकट कौन कौन से नंबर होंगे? दो के निकट क्या है सर? तीन को छोड़कर सभी नंबर दो के निकट हैं। दो के निकट एक भी हो सकता है, दो के निकट बेटा एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। मतलब एक भी हो नहीं सकता, एक है, चार है, पांच है और छह है। ये कंफर्म है दो के निकट एक चार पांच छह है। अगर मैं आपसे पूछूं तीन के निकट क्या है, तो सेम यही हमारा आंसर है सर, एक है, चार है, पांच और छह। ये कंफर्म है कि है? 100% है, इनमें कोई शक नहीं है। वन इज अपोजिट टू फाइव, क्या वन फाइव के अपोजिट है? तो सर ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, एक पांच के विपरीत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। फोर इज अपोजिट टू सिक्स, चार छह के विपरीत है। सर ये भी एक संभावना है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्या पता हमें। 4 is adjacent to 2 and 6. 4 is adjacent to 2, 4 is adjacent to 4 is adjacent to 2, 4 is adjacent to 6। देखो 4 is adjacent to 2 ये तो बिल्कुल 100% ट्रू है, लेकिन 4 is adjacent to 6 ये बात पॉसिबिलिटी है कि 4 6 के एडजेसेंट है कि नहीं है। पूरा सही नहीं है, पूरा सही नहीं है, ये आधा सही है, आधा संभावना है। लेकिन 1 is adjacent to 2 and 3 ये बात एकदम कंफर्म है कि 1 is adjacent to 2 and 1 is adjacent to 3। एक नंबर इन बीच में से कहीं होगा, एक नंबर कहीं भी हो, एक नंबर हमेशा दो के भी निकट होगा, तीन के भी निकट होगा। ये बात एकदम 100% ट्रू है, ये बात एकदम 100% ट्रू है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस लैंग्वेज को, पढ़ो ये क्या लिखा है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। बेटा अपोजिट फेस पे नंबर ऑफ डॉट्स का सम कितना है? 7 है। इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइसेस, ये सभी के सभी मानक पासा हैं। दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइसेस, ये सभी के सभी मानक पासा हैं, क्योंकि हर दो विपरीत सतहों का योग कितना है? हर दो विपरीत सतहों का योग 7 है। तो ये सारे के सारे मानक पासा हैं। ठीक है, सब मानक पासा हैं, क्योंकि हर पासे में दो विपरीत सतहों का योग कितना है? 7 है। चलिए तो इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अदर बच्चों की कमेंट नहीं दिखती, मुझे ओनली कमेंट करने का ऑप्शन है क्या? हाँ भैया, तुम्हारा पहला दिन है क्या आज करियर विल ऐप पर?
ऐसी बातें कर रहे हो तुम, इतने साल हो गए हैं करियर लैब को चालू किए। जब हम कमेंट करते हैं तो हमें किसी और बच्चे का कमेंट नहीं दिखता है, हमें सिर्फ अपना कमेंट दिखता है। पूछो क्यों? अगर आपको दूसरे बच्चों के कमेंट दिखने लग गए तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम फिर सिर्फ कमेंट ही पढ़ते रह जाओगे। है ये कमेंट किसने किया? पुष्पा ने किया, कमला ने किया, रोहन ने किया, पारुल ने किया, मयंक ने किया। वो क्या कह रहे हैं, तुम क्या लिख रहे हो, तो सब आपस में ही बातें करते रहोगे, फिर पढ़ोगे थोड़ी फिर। है अगर तुम्हें दूसरों के कमेंट दिखने लग गए तो तुम आपस में बातें करते रह जाओगे, पढ़ाई लिखाई छोड़कर। समझे? बेटा ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां एक क्लास में 100 200 500 बच्चे होते हैं ताकि आप एक दूसरे कमेंट भी करो और वो कमेंट्स कंट्रोल में रहें। ये वो क्लास नहीं है जहां 100 200 500 बच्चों के कमेंट चलेंगे और जो कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ जब कमेंट चलते हैं ना, तो जो कमेंट की बौछार निकलती है ना, वो तुमने देखी भी नहीं होगी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? जल्दी से बताओ फटाफट से। हम्म। चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द डाइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डाइस की, सेकेंड डाइस की और थर्ड डाइस की। इफ द डाइस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, इनके बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं बेटा। जो पहला पासा है, दूसरा पासा है और जो तीसरा पासा है, इन तीनों पासाओं के निचली सतह पर जो बिंदुओं की संख्या है वो सम है। सम बिंदुओं की संख्या समझ रहे हो? इवन नंबर ऑफ डॉट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इवन डॉट्स कौन कौन सी हैं? सर इवन डॉट्स 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अगर मैं ऑड डॉट्स की बात कर रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, तो ऑड डॉट्स कौन कौन सी हैं? सर 1 है, 3 है और 5 है, ये तो आपको पता है। तो पहले दूसरे तीसरे पासे में जो बॉटम सरफेस पे है वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, इवन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर 2 4 6 में से नीचे क्या है? नीचे 2 है, 4 है या 6 है, मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा आप लोग एक बात बताओ, 5 ये है, 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 है, तो बेटा 5 2 6 1 बचा क्या? 3 4। 5 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत 1 हो गया, बचा क्या? 3 4। 3 4 में से इवन क्या है? 4। 3 4 में से इवन क्या है? 4। तो बेटा 4 नीचे 3 ऊपर, 4 नीचे 3 ऊपर, सीधी सी बात। अच्छा ये है 3, ये है 5, तो बेटा 3 के विपरीत 4 है ना? 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 3 4 5 2। अब बचा क्या मेरे पास? 6 1। 3 4 5 2 हटा दो, बचा क्या? 6 1। 6 1 में से इवन नंबर ऑफ डॉट्स क्या है? 6, तो 6 नीचे 1 ऊपर, है ना? अच्छा 2 5 6 1। 2 5 6 1 को हटा दो तो बचा क्या? 3 4। 3 4 में से इवन क्या है? 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर, 4 नीचे 3 ऊपर, है ना? अब हमसे क्या पूछा है? देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस। तो बेटा टॉप फेसेस पे टोटल कितनी डॉट्स आ गई? 3 और 1 4 और 3 7। 3 और 1 4 और 3 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन रहा ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहा, कंडीशन बेस्ड। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट से, ये भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से बनाओ।
क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ था, दीज ऑल आर, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन था दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइजेस, तो हम अपनी मर्जी से स्टैंडर्डाइज मान नहीं रहे हैं। क्वेश्चन में पहले ही मेंशन था कि ये मानक पासा है। तो हम अपनी मर्जी से मान नहीं रहे हैं कि मानक पासा, क्वेश्चन में दिया है दीज ऑल आर स्टैंडर्डाइज, उसके हिसाब से हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दें। मार्कर कहां गया हमारा? हाँ जी। इफ द डाई इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बेटा इफ द डाई इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस, बेटा इनके बॉटम फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो इवन है। तो अब आप पता लगाओ वो इवन डॉट्स कौन सी हैं। देखो 5 ये है, 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, तो 5 2 6 1, 5 2 6 1 में बचा क्या? 3 4, 3 4 में इवन क्या है? 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। बेटा 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3 4 5 2 बचा क्या? 6 1, 6 1 में इवन क्या है? 6, 6 नीचे 1 ऊपर, है ना। 2 के विपरीत 5 चला गया, 6 के विपरीत 1 चला गया, 2 5 6 1 बचा गया 3 4, 3 4 में इवन क्या है? 4, तो 4 नीचे 3 ऊपर। एंड द डाइस 4 5 6, एंड द डाइस 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। अब बेटा डाइस जो 4 5 6 है ना, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड हैं, ऑड। अब वो ऑड डॉट्स क्या होंगी? जैसे ये 5 है तो बेटा 5 के विपरीत 2 आ गया, 3 के विपरीत 4 आ गया, 5 2 3 4, तो बचा गया 6 1, 6 1 में से ऑड क्या है? 1, 6 1 5 2 बचा गया 3 4, 3 4 में ऑड क्या है? 3, है ना। 4 3 2 5, 4 3 2 5 बचा गया 6 1, 6 1 में से ऑड क्या है? 1। then what would be the difference in the total number of top faces dots between these two sets, यानी कि इन दोनों सेट्स के ऊपरी सतहों पर संख्या के योग का अंतर क्या है ना। बिंदुओं के योग का अंतर, 3 और 1 4 और 3 7, यहाँ पे टोटल सम 7 है, 1 और 3 4 और 1 5, यहाँ पे टोटल सम 5 है, और 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर 2 होगा। 7 और 5 का अंतर कितना होगा? 7 और 5 का अंतर 2 होगा। ठीक है। यदि पासा 1 2 3 के नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, तो 1 2 3 पर नीचे की सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो गई, और 4 5 6 पे ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम हो गई, तो बस इनका अंतर निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से, जल्दी से।
इफ द ऑड नंबर डाइस, देखो अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे, इफ द ऑड नंबर डाइस, यदि विषम संख्या वाले पासों में, अच्छा विषम संख्या वाले पासे कौन से हैं सर, विषम संख्या वाले पासे हैं 1, 3 और 5, विषम संख्या वाले पासे हैं 1, 3 और 5, ठीक है। तो यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, यानी कि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या है, विषम है। क्या है विषम वो, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1, बचा क्या 3, 4, 3, 4 में से विषम 3 है, 3 नीचे 4 ऊपर है ना, 2, 5, 6, 1, बचा क्या 3, 4, 3, 4 में से 3 विषम है, 3 नीचे 4 ऊपर, 6, 1, 5, 2, बचा क्या 3, 4, 3, 4 में से 3 विषम है, 3 नीचे 4 ऊपर। तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या हो गया, 4 और 4 8 और 4 12। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या का योग कितना हो गया, 12 हो गया, 12। चलो बनाओ अगले क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी बेटा, विषम संख्या मतलब हम पासे की बात कर रहे हैं, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले। सेम यही वो पिछला वाला क्वेश्चन है। इफ इवन नंबर ऑफ डाइस, इफ इवन नंबर डाइस, देखो इवन नंबर डाइस की क्या बात कर रहा है, इवन नंबर डाइस का मतलब है हम बात कर रहे हैं 2, 4 और 6 पासे की, है ना। यदि सम संख्या वाले पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम हो, यानी कि इवन नंबर डाइस पे जो टॉप सरफेसेस है उस पे जो बिंदुओं की संख्या है वो सम है, सम। तो बेटा 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, तो बचा क्या 6, 1, 6, 1 में से सम क्या है 6, 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, बचा क्या 6, 1, 6, 1 में से सम क्या है 6, 4 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है, बचा क्या 6, 1, 6, 1 में से सम क्या है 6। तब क्या पूछा है, तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं का संख्या का कुल योग कितना होगा, 6 और 6 12 और 6 18, 6 और 6 12 और 6 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अब मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आए थे, एक बार गलती से एग्जाम में पूछ लिए गए थे 2013 के री एग्जाम में, उसके बाद वो क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं पूछे गए। क्वेश्चन क्या थे जरा उनको लिखो। इफ द डाइस, if the dice, if the difference between, if the difference between the odd number of dots, if the difference between the odd number of dots
if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces, if the difference between the odd number of dots of opposite surfaces is 6, then which figure is correct? Then which figure is correct? यदि 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 समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की विपरीत सतहों का योग, यदि समभुज सतहों की विपरीत सतहों का योग, यदि समभुज सतहों की विपरीत सतहों का अंतर, यदि समभुज सतहों की विपरीत सतहों का अंतर 6 है, तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट, यदि समभुज सतहों की यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, सॉरी, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है ना, तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का, बेटा 6 जोड़ते रहिए, 6 और 6 12 और 6 18, यही तो 3 इवन नंबर डाइस थे, 2 4 और 6, ये तीनों इवन नंबर डाइस के, इनके ऊपरी सतहों पर संख्या इवन थी, तो मैंने इवन ले ली बेटा। भाई 4 के विपरीत 3 चला गया तो 3 तो ऊपर आएगा नहीं, 4 ऊपर आएगा नहीं। 2 के विपरीत 5 चला गया तो 2 और 5 में से नहीं आएगा। भाई 4 के विपरीत 3 चला गया, 2 के विपरीत 5, तो 4 3 2 5, ये तो हटा दो, तो बचा क्या बेटा 6 1। तो जो 6 1 बचा वही ऊपर नीचे है, लेकिन ऊपर क्या है 6 1 में से इवन 6 ऊपर है 1 नीचे है। हाँ जी, यदि समभुज सतहों की विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तब इनमें से कौन सी आकृति सही है? सिर्फ यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और 4 विकल्प दिए हुए थे, और हर विकल्प में जो नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी, कुछ नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी। ठीक है, क्या बनी हुई थी बेटा? हर विकल्प में नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, ऑप्शन ए में कुछ डॉट्स बनी थी, कुछ डॉट्स ऑप्शन बी में बनी थी, कुछ डॉट ऑप्शन सी में बनी थी, कुछ ऑप्शन डी में बनी थी। नंबर ऑफ डॉट्स बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से डॉट्स बनी थी, लेकिन मैं डॉट्स बना नहीं रहा, मैं डॉट्स की जगह सीधा नंबर लिख दे रहा हूँ 8 10 12। ठीक है, ये नंबर लिख दे रहा हूँ, इतने डॉट्स बने हुए थे हमारे। ठीक है, लाइक दिस। अब बताओ इनमें से कौन सी आकृति हमारी सही है? सिर्फ यही क्वेश्चन था, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। देखो, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छुपा हुआ है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि डाइस पे जो डॉट्स बनी हुई है, डाइस पे जो डॉट्स बनी हुई है वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा पासा है जिस पासे में हर सतह पे जो बिंदुओं की संख्या है वो विषम है। हमारे पास एक ऐसा पासा है, हमारे पास एक ऐसा पासा है जिस पासे पे जो बिंदुओं की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ विषम है। यानी कि पासे पे जो बिंदुओं की संख्या है वो है 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हर 2 विपरीत सतहों पे विषम बिंदुओं का अंतर 6 है। तो जो बिंदु बने हुए हैं ना हर सतह पे वो विषम है, विषम। सम बिंदु हो ही नहीं सकते। तो जब सम बिंदु हो ही नहीं सकते तो बेटा ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। तो जो बचा वो हमारा आंसर है, क्योंकि हर सतह पे जो बिंदु बने हैं वो ऑड बने हैं, ऑड। सर ऑप्शन सी सही है। मान लो यहाँ पर एक फिगर और होता ऑप्शन ई, और उस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स होते वो ऑड होते, लाइक दिस 1 7 और 11। अब आप कैसे डिसाइड करते कि ये वाला फिगर सही है, मतलब गलत है? ये कैसे डिसाइड करते कि ये वाला फिगर गलत है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें क्या बोला गया है? हर 2 विपरीत सतहों का अंतर कितना है? 6 है। अगर हर 2 विपरीत सतहों का अंतर 6 है, अगर हर 2 विपरीत सतहों का अंतर 6 है, तो बेटा 1 के विपरीत क्या है? 7, 7 के विपरीत 1, क्योंकि इन दोनों सतहों का अंतर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। 3 के विपरीत क्या है? 9, 9 के विपरीत क्या है? 3, क्योंकि इन दोनों सतहों का अंतर 6 आ जाएगा।
5 के विपरीत क्या है 11 और 11 के विपरीत क्या है 5, क्योंकि इन दोनों सतहों का अंतर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे अपोजिट सरफेसेस हमें पता चल गए। ठीक है, अब इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। पास है कि ये दो विपरीत सतह है और दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बोली गई है तो हम बाय डिफॉल्ट ये वाली डॉट्स एज्यूम कर लेंगे, और इसी प्रकार अगर पासे में इवन नंबर ऑफ डॉट्स बोले गए हैं, इवन नंबर ऑफ डॉट्स, तो हम जो डॉट्स एज्यूम करेंगे वो एज्यूम करेंगे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 अगर इवन नंबर ऑफ डॉट्स हमसे बोले जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन एक क्वेश्चन और आया था बेटा, है ना, एक क्वेश्चन और। इसमें तो क्या था, हर सरफेस पे जो डॉट्स बनी थी वो ऑड थी, 1 3 5 7 9 11, और ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा परफेक्ट सोल्यूशन है इस लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि हर दो अपोजिट सरफेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 1 और 7 का डिफरेंस 6 आ गया, है ना, 3 और 9 का डिफरेंस 6 आ गया, 5 और 11 का डिफरेंस 6 आ गया। हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना है 6 है। तो इस सोल्यूशन के हिसाब से पहला फिगर सही होगा, बाकी सारे फिगर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में ना तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है ना ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स इज 3, देन विच फिगर इज करेक्ट। इस बार बेटा कुछ नहीं बोला गया, इस बार कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर, यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर, इस बार नहीं बोला गया कि इवन है या ऑड है, सिर्फ ये बोला गया यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है, यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है तब इनमें से कौन सी आकृति सही है। यदि समभुज सतहों की बिंदुओं का अंतर 3 है तब इनमें से कौन सी आकृति सही है। अब हमें कुछ नहीं बोला जा रहा, ना इवन ना ऑड। ठीक है, तो जब हमें कुछ ना बोला जाए, ना इवन ना डॉट, ना इवन ना ऑड, इसका मतलब डाइस पे जो हमें बिंदु एज्यूम करने हैं वो कौन कौन से बिंदु एज्यूम करने हैं बताओ। जब आपको कुछ बोला ही नहीं जा रहा तो नॉर्मल डाइस है, अब आपको जो बिंदु एज्यूम करने हैं वो एज्यूम करने हैं 1 2 3 4 5 6। जब कुछ बोला नहीं जा रहा तो ये बिंदु है डाइस पे, 8 10 12, 8 8 10, 7 9 11, 4 5 6। हाँ जी, तो यहां पर जब हमें कुछ बोला ही नहीं जा रहा है ना, आपका नाम रीजनिंग किंग होना चाहिए। जब यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं जा रहा तो ये वाला फिगर भी गलत, ये वाला फिगर भी गलत, ये वाला फिगर भी गलत, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। अच्छा, मान लो कि अगर एक और ऑप्शन होता, उसको हम एलिमिनेट कैसे करते हैं। मान लो एक ऑप्शन होता हमारे पास 2 3 5, एक ये वाला ऑप्शन होता, इसको एलिमिनेट कैसे करते। तो देखो डाइस में जो नंबर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, और हर विपरीत सतहों का अंतर कितना है 3 है। हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना है 3 है। तो बेटा 1 के विपरीत क्या होगा 4, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत क्या होगा 5, 5 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत क्या होगा 6, 6 के विपरीत 3। 4 और 1 का अंतर 3, 5 और 2 का अंतर 3, 6 और 3 का अंतर 3। तो ये हमारा परफेक्ट सोल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। भाई हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना है, हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 हो गया। हर दो विपरीत सतहों का अंतर कितना हो गया 3 हो गया, और ये जो दो विपरीत सतह हैं ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, इसीलिए ऑप्शन ई को एलिमिनेट कर दो, इसीलिए ऑप्शन ई को एलिमिनेट कर दो। अपोजिट डिफरेंस का सरफेस 3 है, अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3। तभी तो हर दो अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस है वो 3 निकल के आएगा। है, इसमें समझने जैसा क्या है बेटा, ये डाइस का क्वेश्चन है, डाइस पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं हैं, हर दो विपरीत सतहों का अंतर 3 है, तो 1 के विपरीत क्या होगा कि इन दोनों का अंतर 3 आ जाए 4, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। सर ये 3 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, ये वाले नंबर तो कहीं है ही नहीं, ये 2 ऑप्शन बचे। इसमें बेटा 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते,
तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आया ही नहीं था, ठीक है, एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आया ही नहीं था, सिर्फ यही 4 ऑप्शन थे, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, बिना इसके हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। चलिए साहब, तो फाइनली बेटा अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू डाइस, दुनिया का हर क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए, ठीक है। अब पूरा डाइस चैप्टर आपके सामने घुटने टेक देगा, मतलब डाइस के अभी तक जो भी कुछ पढ़ते आए हो पीछे से, सारे चैप्टर ने आपके सामने घुटने टेक दिए हैं, ठीक है। तो कल नया दिन, नई शुरुआत, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, रिपीट कर लेना अपने आप क्लास खत्म होने के बाद। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।